महोदय, जहाँ तक बड़े होटलों का संबंध है, केवल महानगरों में यात्रा पर आने वाले अंग्रेजों के लिए इस तरह के होटल थे। युद्ध काल के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेना के अफसरों ने भी इन होटलों का उपयोग किया। स्वतंत्रता के बाद इस स्थिति में बदलाव आया। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री के प्रति अपनी वचनबद्धता के साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी इस कार्य में सहायता की। उनके इस कथन से कि यात्री का स्वागत कीजिए और उसे दोस्त बनाकर स्वदेश भेजिए, पर्यटन के प्रति उनकी वचनबद्धता प्रकट होती है। 1949 में परिवहन मंत्रालय में पर्यटन कक्ष की स्थापना की गई। यह उस प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसकी चरम परिणति 60 के दशक में एक कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत पृथक मंत्रालय की स्थापना में हुई। इस मंत्रालय के पहले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह थे। यह वह समय था जब यूरोप और उत्तर अमेरिका में पर्यटन एक संगठित उद्योग के रूप में विकसित हो चुका था और एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें शुरू कर दी थी। पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को दूरदर्शी व्यक्तियों जैसे कि सोमनाथ, रोमेश थापर और एम.एस. ओबेरॉय ने समझ लिया था। जब राष्ट्रीय आर्थिक विकास की रूपरेखा बनाई गई, पर्यटन को एक शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकार किया गया। निसंदेह इसे अन्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर प्राथमिकता नहीं मिल सकती थी। फिर भी निजी उद्यमियों ने यात्रा से जुड़ी सेवाओं की स्थापना की और इस तरह पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी प्रकार पर्यटन के विकास में एक उत्प्रेरक घटक के रूप में भारतीय पर्यटन विकास निगम का जन्म हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला होटल अशोक भी जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर बनाया गया। उन्होंने इसके निर्माण में सभी स्तरों पर इसके विचार से लेकर इसे चालू करने तक के कार्य में व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी ली। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, देश में पश्चिम की शैली के अनेक होटल थे, लेकिन अशोक अपनी किस्म का पहला होटल था जो पूरी तरह भारतीय शैली का था। इसका वास्तुशिल्प, सजावट, भोजन, सांस्कृतिक और मनोविनोद की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी पूरी तरह भारत के अनुरूप था। इस समय तक पर्यटन ने अनेक आयाम नए तरीके से प्राप्त कर लिए थे।
महोदय, मैं इस विचार गोष्ठी का स्वागत करती हूँ जिसमें बड़ी संख्या में हमारे देशवासियों की समस्याओं पर विचार होना है। इस विषय पर अनेक बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन विशिष्ट समस्याओं पर गंभीर विचार विमर्श की आवश्यकता है, जिससे ऐसे विशिष्ट सुझाव दिए जा सकें जिन पर श्री सिद्धय्या के शब्दों में गहराई से और पूरी गंभीरता से विचार किया जाए, जिससे उन्हें शीघ्र और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। हमारे देश को अनेक बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी, सबसे गंभीर और सबसे ज़्यादा समय से चली आ रही बुराई है गरीबी। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है, गरीबी भी एक समान नहीं है, क्योंकि यद्यपि कुछ लोग गरीब हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सदियों से और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान भी तरह तरह से अपमान, अत्याचार और दमन सहने पड़े हैं। महात्मा गांधी ने हमारे समाज पर पड़े इस सामाजिक धब्बे को मिटाने के लिए सबसे अधिक जोर दिया। वास्तव में उन्होंने इसे इतना ही महत्व दिया जितना गुलामी या विदेशी शासन को हटाने पर दिया। उन्होंने इसके बारे में भी ठीक ही यह कहा कि यह एक समुदाय द्वारा दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करने जैसा ही है, जो समाज की प्रगति के लिए समान रूप से हानिकर है और देश की एकता तथा मजबूती पर जैसे ही कुठाराघात करने वाला है, वैसे विदेशी शासन और इसीलिए इसे अधिक महत्व दिया गया। लेकिन मैं सोचती हूँ हम जरा कुछ अधिक ही फिर शिथिल हो गए। हमने सोचा कि अब जबकि हमने कतिपय बातों को संविधान में शामिल कर लिया है, हमारा काम पूरा हो गया है। इस तरह कई वर्षों बाद हम पाते हैं कि यद्यपि कुछ कदम उठाए गए हैं और जो अवसर पहले उपलब्ध नहीं थे वे अब सुलभ हैं, लेकिन ये संबंध लोगों का बड़ी संख्या के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। जब तक हमारे यहाँ लोगों का कोई भी ऐसा समूह है जो अनुभव करता है कि उसे वंचित रखा गया है और जो सचमुच वंचित है, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा काम पूरा हो चुका है या भारत ने आवश्यक प्रगति कर ली है। आवश्यक स्तर उपलब्ध कर लिया है। अगर किसी समूह को कुछ चाहना है तो उसके लिए कार्यरत होना होगा। महोदय, यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन साथ ही
यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि इस कार्यक्रम को एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम माने। मैं नहीं समझती कि जनता का कोई भी वर्ग अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं की अनदेखी कर सकता है। जो कुछ भी हमें करना है वह निश्चय ही मानवीय दृष्टिकोण से करना है। समाज में आधिकारिक एकता लाने के लिए करना है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसलिए करना है कि जब तक कोई भी एक वर्ग वंचित रहता है तब तक राष्ट्र वंचित रहता है तथा अगर राष्ट्र को और मजबूत बनाना है और मैं आशा करती हूँ कि सबसे अधिक इस उद्देश्य के लिए सभी दल एक साथ हैं, तो उन लोगों की समस्याओं की ओर सर्वाधिक और तत्काल ध्यान देना हमारा कर्तव्य है, जो दमन के शिकार हो रहे हैं और जिन्हें अब तक भी समान अवसर उपलब्ध नहीं हैं। अवसर निसंदेह अनेक प्रकार के हो सकते हैं और हम यह भी जानते हैं कि यद्यपि कागज पर अनेक अवसर उपलब्ध हैं और कुछ लोगों ने इनका लाभ भी उठाया है, लेकिन इन लोगों के सामने कठिनाइयाँ अधिक बढ़ी हैं, चाहे रोजगार के अवसरों का मामला हो या अन्य। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।